सहरा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका जन्म पटियाला के राजघराने में हुआ। शाही महल में मौजूद तमाम ऐशो आराम को छोड़कर जिन्होंने भारतीय सेना की कठिन और चुनौतीपूर्ण सेवा को अपना मकाम बनाया। हालांकि अपने पिता श्री यादवेंद्र सिंह जी के बुलावे पर वो पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए सेना की सेवा से कार्यमुक्त हो गए, लेकिन इसके तुरंत बाद जब साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध की आहट सुनाई दी तो इन्होंने तमाम शुभचिंतकों की सलाहों को दरकिनार करते हुए वापस सेना को अपनी सेवा देने का फैसला किया। भारतीय सेना से सेवामुक्त होने के बाद ये सियासत में आए, लेकिन राजनीति में अपनी पारिवारिक विरासत के बल पर नहीं बल्कि कठिन संघर्ष के चलते एक बड़ा मुकाम हासिल किया। चुस्त प्रशासन, त्वरित फैसले लेने के चलते अपनी एक अलग पहचान रखने वाले इस शख्स को हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की। कैप्टन साहब, हस्तक्षेप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं आपसे ले रहा हूं कि कोरोना ने पूरी दुनिया को एक अलग तरह की बदहाली दी है। पंजाब में भी 5000 के ऊपर आंकड़े पहुंच गए हैं, लेकिन इन आंकड़ों से ज़्यादा गंभीर स्थिति है कि राज्य को आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। एक मोटा मोटा आकलन हमारे दर्शकों को बताएं कि कितना नुकसान हुआ है कैप्टन साहब इस कोरोना के चलते। देखिए, दोनों तरफ से नुकसान है। एक तो जानी नुकसान है। कल शाम तक हमारे 150 क्रॉस कर गए हमारे जो डेथ्स हैं जी, और कोरोना के जो पेशेंट थे 5600 हो गए थे कल शाम तक। उसमें से काफी ठीक होके वापस चले गए और एक्चुअली अभी हॉस्पिटल में या आइसोलेशन में या होम क्वारंटीन में हमारे 1700 के करीब हैं। जी, दैट इज इट। सो बाकी स्टेटों से तो अच्छा है, लेकिन मैं इसको भी बुरा समझता हूँ क्योंकि कोई भी एक मेरा बीमार हो जाए या एक पंजाब का कोई हमारा भाई या बहन कोई चली जाए तो मुझे दुख होता है। दैट इज इट। जहाँ तक आर्थिकता है, आर्थिकता तो बहुत खराब हो गई। मेरे पास 2 लाख और 52,000 हमारी इंडस्ट्री है पंजाब में, उसमें से 0 पे आ गई थी, सब बंद हो गई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता 2 लाख और 32,000 अब हमारी इंडस्ट्री चालू होने लग गई। 17 लाख के करीब हमारी लेबर आ गई वापस उसमें, लेकिन अभी भी 40% पे हम जा रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं आज को आपको बताऊं, हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू लॉस इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 30,000 करोड़ होगा, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है कैप्टन साहब। एक घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान पंजाब की तरफ खींचा जब निहंगों ने पंजाब के एक एएसआई का हाथ काट लिया था, और आपने जिस तरीके से पूरे पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ाया और जिस तरीके से अपने एक जवान को रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। ये पूरा घटना क्या था कैप्टन साहब, ये कैसे हुआ और आपने कैसे सोचा कि जब ये हमारा बंदा ठीक होके आएगा तो इसको ऐसा रिस्पेक्ट देना है कि पूरी दुनिया पलट कर देखे। जब वो अपने घर लौटे थे तो मुझे याद है कि वो वीडियो मैंने कई बार देखा था और पहले तो मुझे लगा कि कैप्टन साहब आ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये सारा जो रेड कारपेट बिछाया गया है, ये जो सारी तैयारी है जो हॉस्पिटल से सब इंस्पेक्टर अपने घर को लौट रहे हैं उनके लिए है। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। इस पूरे घटना पर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, लोग बहुत दिलचस्पी से आपके मुंह से जानना चाहेंगे। वो ऐसा हुआ ना, जब शुरू में लॉकडाउन हुआ तो सब शहर लॉकडाउन में थे, आ गए और पटियाला भी लॉकडाउन में आया था जी। तो एक नंगों का ग्रुप था, 3-4 लोग जो बलबेड़ा साइड, एक पयोवा रोड है हमारी, उधर से आ रहे थे जी। और सब्जी मंडी में जाना चाह रहे थे। तो उसको एएसआई जो था उसने रोका कि आप नहीं जा सकते, आपका परमिट है या कुछ है, और उन्होंने बगैर कुछ प्रोवोकेशन अपनी तलवार निकाल के उसके हाथ को काटा। एक जो उनके साथ साथी था उसने अपनी होश रखी, उसने उठा के उसको एकदम ले गया और फिर हमने गाड़ी में पटियाला से चंडीगढ़ ले आए अपने पीजीआई में, और वहाँ हमारे सर्जन्स ने 12 घंटे में के ऑपरेशन में उसका हाथ को फिर उन्होंने सी दिया, जो 2 टुकड़े थे उसके। और आज भगवान की दया है, आज वो बिल्कुल उसका हाथ चल रहा है, सब कुछ इज ऑल राइट।
कि हमने सोचा जिसने अपनी ड्यूटी की और निभाई तो उसको हमने एसआई बना दिया था, सब इंस्पेक्टर बना दिया था उसके बाद। एंड आई थिंक नहीं, पर पंजाब पुलिस की आप बात मुझे पूछ रहे हो, आप जानते हो मेरी आबादी यहाँ 3 करोड़ 20 लाख है जी, और पंजाब पुलिस ने अपने तौर पे 30 करोड़ फूड पैकेट्स लोगों को बांटे इस कोविड लॉकडाउन में। और मेरे पंजाब पुलिस के तकरीबन 150 हमारे जवान इस कोविड से अफेक्टेड हो गए। एक हमारा डीएसपी चल बेचारा हमारे साथ नहीं रहा, लेकिन बाकी तो नौजवान थे, वो सब रिकवर कर गए हैं, वापस ड्यूटी पे आ रहे हैं। लेकिन काफी, बिकॉज मेरे पास 81,000 पुलिस फोर्स है, उसमें से 40,000 पुलिस फोर्स तो मेरी सड़कों पे थी, लॉकडाउन देख रही, सब कुछ उसका चेक करना, उसमें से उनको इन्फेक्शन आ गई थी। बिल्कुल, आपने बहुत बेहतर तरीके से अपना फर्ज निभाया पुलिस के उस जवान के प्रति और पुलिस फोर्स के प्रति भी। इसके लिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कैप्टन साहब। थैंक यू। आपने पंजाब के लोगों से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं करने की अपील की। मास्क नहीं पहनने के कारण बड़े पैमाने पर लोगों का चालान किया गया है और किस तरह की सख्ती की जा रही है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री देश के संबोधन में भी इस बात को बोल रहे थे कि अनलॉक 1 में हम लोग बहुत लापरवाह हो गए हैं और हमें जाहिर सी बात है कि और सख्ती से और चुस्ती फुर्ती से इन सब चीज़ों का पालन करना है। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री ने इसको अंडरलाइन किया तो, और उन्होंने ये भी बोला कि हम पुलिस के अपने भाइयों से निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सख्ती करें, और आपने पहले से ही ये सख्ती लागू कर रखी है, तो अब चुनौतियां इस तरह से बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लॉकडाउन में तो लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे, लेकिन अब सब कुछ अनलॉक हो रहा है तो लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि संक्रमण तेजी से फैल सकता है। इसको रोकने के लिए आपने क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अपने लेवल पे ले रखे हैं? देखो, पहली बात तो यह है कि वी हैव, जो हमने पुलिस को कहा है कि जहां तक तो मास्क वगैरह है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और थूकना सबसे बुरी बात, क्योंकि स्पूटम से ही ये फैलती है बीमारी। बिल्कुल। और तभी लोग कह रहे थे कि मास्क के 75% की और तो मास्क की है, लेकिन फिर थूक जाते हैं, उधर से इन्फेक्शन निकल जाती है, किसी के पाँव पे आ जाती है, घर में चली जाती है, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो इनको हमने सबको इन पे फाइन लगाए। और अनफॉर्चुनेट बात है, बुरी बात मैं कहता हूँ कि मेरा रोज ही तकरीबन 4 और 5 हज़ार के दरमियान मेरे फाइन होते हैं। मास्क नहीं पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग रखनी। 150 लोग तो परसों थूकने पे उन पे चलान हुआ है। सो दीज आर अनफॉर्चुनेट थिंग जो हो रही है, लेकिन हम सख्ती कर रहे हैं और सख्ती जरूरी है। जहां तक बाकी बातें हैं, इंडस्ट्री खोल दी हमने, थोड़ा सा पहले तो हमने 5 दिन खोला था, अब सैटरडे को भी हमने जोड़ दिया खोलने में, 8 संडे को हमने बंद रखा है। वो कारण ये है कि वीकेंड पे सोशलाइजिंग होती है, लोग एक दूसरे तो मिलते हैं। सो मैंने इन दी होप कि ये मेरी बात मानेंगे तो हमने एक दिन और इसका बढ़ा दिया। अदरवाइज हम स्ट्रिक्टनेस मेंटेन कर रहेंगे। और मैंने लोगों को कहा है कि मेरी तो ड्यूटी एक है, इट इज नॉट पॉपुलैरिटी टुडे, इट इज टू सी दैट मेरा पंजाब ठीक रहे। और अगर आप मेरी बात मानोगे और करोगे तो और भी खोल सकते हैं। अब बच्चे जिम खोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल। मेरा ख्याल रोज 70% सोशल मीडिया मेरा सिर्फ जिम खोलो। अच्छा, जिम, ये एक बात नहीं समझते कि ये जो एक्ट है ना, नेशनल डिजास्टर एक्ट, ये मेरा एक्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है। अगर स्टेट डिजास्टर एक्ट होता हो तो मेरे हाथ में होता, लेकिन दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ होम का, और जो हुक्म उधर से आता है वही हम कर सकते हैं। और उन्होंने स्पेसिफिक कहा है कि जिम नहीं खोलने। बिल्कुल। तो और मुझे वो लोग समझते हो कि मैं ही बंद कर रहा हूँ उनको जिम को, तो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, पर एक जैसे खुलेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आपके जिम वगैरह चल पड़े। बिल्कुल। पंजाब में 4 और लैब को कोरोना टेस्ट की मंजूरी मिल गई है। क्या आप ये मानते हैं कि टेस्ट की संख्या बढ़ाए जाने की पंजाब में भी जरूरत है, या जो चल रहा है ठीक है? नो 100% है, बिल्कुल। टेस्टिंग सबसे अच्छी चीज टेस्टिंग है, चाहे पूरे हिंदुस्तान में हो चाहे पूरे सारे मुल्क दुनिया में हो। फैक्ट इज कि जब हमने टेस्टिंग शुरू की, हमारे पास सिर्फ तीन मेडिकल कॉलेजेस थे और एक पीजीआई, और उनमें हम तकरीबन 700 टेस्ट करते थे डेली। फिर इसको बढ़ाया फैसिलिटी, फिर हमने सीएमसी लुधियाना और डीएचसी लुधियाना सबको अंदर ले लिया एंड 2200 तक चले गए। आज हम 10,000 पे खड़े हैं।
और 4 और अभी कोरोना लैब्स हमने क्लियर किया है। तो अब मैं समझता हूँ कि एंड ऑफ जुलाई तक हम 20,000 टेस्टिंग तक चले जाएंगे। वो मेन चीज तो टेस्टिंग है। देखो मैं आपको बताया हूँ 3 करोड़ 20 लाख मेरी आबादी है। अगर हम 10,000 भी करें तो क्या है, कोई परसेंटेज भी नहीं है, तो छोटा सी अमाउंट है। बिल्कुल। पता नहीं कितनों को इन्फेक्शन है, गाँव में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि स्प्रेड होने से पहले ही हम इनकी टेस्टिंग शुरू कर दें। बिल्कुल। अगला सवाल ले रहा हूं आपसे। तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण आपने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के तहत चल रही बसों में 50% सवारियां ले जाने की क्षमता पर लगी रोक को हटाने का ऐलान किया है। क्या आपको लगता नहीं है कि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है? देखिए मेरे प्रॉब्लम में हो गई थी कि आपने 18 बार इस गवर्नमेंट ने अपने डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। प्रॉब्लम ये हो गई कि फिर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ गए। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ गया और आप उस तरफ से 50% कर दिया आपने कि 50% बैठ सकते हैं। तो बसें रुक गई कि मिनी बसें जो चलाती थी, हमारी है सिस्टम पंजाब में कि गांव से मेन बस अड्डे तक मिनी बसें जाती हैं और मेन अड्डे से बड़ी बसें जाती हैं। दोनों बसें रुक गई कि पीआरटीसी ने कहा, पंजाब रोडवेज ने कहा एक तरफ, और छोटे छोटे जो बस चलाने वाले हैं, मिनी बस चलाने वाले, कि हमें तो कुछ इससे बचता ही नहीं, हमारा तो खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो फिर मैंने एक कंडीशन लगाया है कि आप अपने मुसाफिरों को पूरा ले लो 100% ऑन वन कंडीशन कि सब अपना मास्क पहन के जाएं, 100% मास्क। और अगर मास्क हो जाए, बिकॉज मास्क ज़्यादा है और थोड़ी देर तक बैठते हैं, अगर वो मास्क मेंटेन करेंगे तो देन उसके साथ उनकी इन्फेक्शन भी नहीं फैल सकेगी। सो ये हमने ट्राई किया है, अभी कुछ दिन 2-4 दिन से ट्राई किया एंड आई होप इट वर्क्स। कैप्टन साहब, तेल की बात चल रही है तो जिस तरीके से आज ये कहा गया रूलिंग पार्टी के द्वारा, सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही हैं कि अगर तमाम राज्यों को तेल की वृद्धि से आपत्ति है तो वो भी तो एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, अपनी एक्साइज ड्यूटी कम करें, तेल की कीमतें अपने आप कम आ जाएंगी। तेल की वृद्धि पर आप एक बहुत सीजेंट वेटरन पॉलिटिशियन हैं, आप पंजाब के ही मुख्यमंत्री ही नहीं हैं बल्कि देश के एक बड़े नेता भी हैं। आपका क्या मानना है कि ये तेल की कीमतों में ऐसे वक्त में जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें एक लेवल पर आकर स्टैग्नेंट हो गई हैं, फॉसल फ्यूल का ज़माना अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और एक फिनोमेना तो जो कभी नहीं बदला था वो भी बदल गया कि पेट्रोल से ऊपर अब डीजल पहुंच गया। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे इशू पे? सबसे ज्यादा तो यही प्रॉब्लम है मुझे। आज किसान यूनियन की मेरी मीटिंग थी जी, उन्होंने भी कंप्लेंट की कि पहली बार है कि डीजल पेट्रोल से ज्यादा इसकी कीमत हो गई। प्रॉब्लम यह है इंटरनेशनल प्रॉब्लम, हमारी नहीं। हमारा तेल बहुत बाहर से भी आता है, दूसरी जगह से, एंड ऑब्वियसली आज ट्रांसपोर्टेशन रुकी हुई है, उनकी प्रोडक्शन रुकी हुई है, ये बैकग्राउंड होगी। लेकिन गवर्नमेंट ने यह क्या 18 बार बढ़ाया है तेल का प्राइस, और नतीजा ये है, हमारी पार्टी पिछले हफ्ते हमारी एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें रेजोल्यूशन गया है कि गवर्नमेंट मस्ट रोल बैक, बिकॉज ये कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। 9 मेरा कहते 3 महीने में 9 रुपए तो डीजल ही बढ़ गया। बिल्कुल। तो दिस इज लोग नहीं चला सकेंगे, किसानी नहीं चला सकेगी, टैक्सी नहीं चलेंगी, बसेज नहीं चलेंगी, कुछ भी नहीं चलेगा। फिर अगर चलाना है फिर उसके हमें जो उनकी बसेस की सीट की वो है जो देते हैं लोग उसका प्राइस वो बढ़ाना पड़ेगा, और फिर कैसे चलेगा, फिर कंज्यूमर को भी फिर असर पड़ेगा उस पर। तो ये बातें आई थिंक वी हैव टू बैक ट्रैक। अगर हम बैक ट्रैक करके मेरे पास गुंजाइश होती तो मैं करता। मैं तो आपको अभी कहा है कि मेरा तो 30,000 करोड़ का नुकसान होगा इस साल रेवेन्यू का। सो आई डोंट हैव द मनी, मेरे पास है नहीं। अभी कोविड का फैक्टर है, पता नहीं कोविड कहाँ जाएगा, कब पंजाब पीक में पहुंचेगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, तब तक बढ़ता ही जाना है। तो दिस इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। कैप्टन साहब, आपने पहले भी ये रिएक्ट किया था कि एक्साइज में इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया। केंद्र सरकार से जब आप लोग एक संघीय ढांचे में राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ कोऑपरेशन में काम करते हैं, जाहिर सी बात है ये आपदा आई है तो राज्य अपने हिस्से का पैसा या इमरजेंसी फंड या स्पेशल हेल्प जब केंद्र से इस वक्त में मांग रहे हैं तो केंद्र का एक्चुअल में क्या रिस्पांस आ रहा है? कोई रिस्पांस आ रहा है या आ ही नहीं रहा है? देखो मेरे पास तो इतना था कि हमने जब डिमांड की
जी। प्राइम मिनिस्टर ने पिछली अपने भाषण में हमें जब एड्रेस कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर की उन्होंने एड्रेस किया था, उसमें कहा कि हम 20 लाख करोड़ रुपए देंगे स्टेटों को, बट नथिंग, नो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है। शायद इनडायरेक्ट सपोर्ट कोई वो मैं नहीं जानता, कोई चीजें वो दे दें, लेकिन आज पंजाब को नॉट इवन 1 रुपी, 1 रुपये भी नहीं हमें उससे मिला एज फार एज डायरेक्ट सपोर्ट इज कंसर्न। सिर्फ हमें उन्होंने दिया है कि जो हमारी बोरिंग लिमिट होती है विच इज नॉर्मली 3%, तो उसको 5% किया, 5% कर दिया, 2% इंक्रीज कर दिया, पर लेकिन उस 2% पे भी कंडीशंस लगा दिए कि कैसे आप इस्तेमाल करोगे। तभी मैं कहता हूं कि हमारी फेडरल जो पावर्स हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर जो बनाया गया था, वो दिन पर दिन डाइल्यूट होता जा रहा है एंड वी आर इन वेरी सीरियस ट्रबल, बिकॉज हमें एक टाइम आएगा कि हमारे पास तो कोई पावर्स ही नहीं रहेंगे, सब कुछ यूनियन गवर्नमेंट ने अपने पास ले लेना है, पंजाब स्टेट हमारी बिल्कुल ऐसी चलती रहेंगी, दिखावे में चलती रहेंगी। अगला सवाल ले रहा हूं आपसे। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अध्यादेश जारी कर ये प्राविधान किया है कि अब किसान अपनी फसलों को अन्य राज्यों में भी बेच सकेंगे। आपने किसानों को मंडियों से बाहर फसलें बेचने की अनुमति देने संबंधी इस अध्यादेश को संघीय ढांचे का उल्लंघन बताया है, क्या वजह है इसके पीछे? इट इज बिकॉज हमारी, देखिए, पंजाब, हिंदुस्तान एक PL 480 अमेरिका से हम गेहूं वगैरह लेते थे जी। एक टाइम था, हम जाते थे अपने जोली उठा के कि भर दो हमारी जोली, अमेरिकन को कहते थे, और हम वो देते थे हमें अंडर अग्रीमेंट कॉल्ड PL 480। 1966 में पंजाब ने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, हमने मैक्सिकन बीट्स ले आए और हम फिलीपीन से राइस ले आए, हमारी PAU ने उनको, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने उनको आगे बढ़ाया, और एक टाइम आया 3 साल में PL 480 खत्म और पंजाब ने सब हिंदुस्तान को गेहूं और चावल देने लगे। अब इतने साल चलता रहा, उसके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाई, उसके लिए उन्होंने मंडी बोर्ड लगाया, मंडी एक्ट, इट्स और बोर्ड वगैरह जहाँ खरीद होती है, और दी टोटल कंट्रोल हमारा एग्रीकल्चर का हमारे हाथ में आ गया। एंड जैसे अब इन्होंने देखा कि हमारे पास सरप्लस है, क्योंकि और एरियाज हिंदुस्तान के डेवलप हो गए, गंगा जमुना बेसिन डेवलप हो गया, आपका कावरी बेसिन हो गई डेवलप, आपकी नर्मदा बेसिन है डेवलप, चावल की पैदावार वहाँ बढ़ने लगी बहुत, और पंजाब की इतनी ज़रूरत नहीं। आप कहते हैं मंडी MSP उठा दो, आपको याद होगा शांता कुमार कमेटी थी एक, शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं थी कि MSP मस्ट स्टॉप एंड FCI को वाइंड अप करो, और वो वाइंड अप हो जाएगी तो हमारे किसान तो मर जाएंगे। आज आपकी MSP फॉर मक्की इस 1700 रुपए, लेकिन 4 दिन पहले जिस दिन मेरी ऑल पार्टी मीटिंग की थी, उस दिन होशियारपुर में 700 रुपए 600 रुपए क्विंटल बिकी मेरी मक्की, जहाँ 1700 रुपए क्विंटल थी, बिकॉज उसकी सपोर्ट नहीं की। अगर ऐसे होता रहा, यही गेहूं का हाल होगा, यही चावल का हाल होगा, तो बिल्कुल पंजाब का किसान तो बिल्कुल मर जाएगा इसमें। तो हमने बिल्कुल आज किसानों की, हमारी किसान यूनियंस की मीटिंग हुई सारे पंजाब की, और सबने यूनानिमस रेजोल्यूशन पाया डाला है, और इससे पहले हमने इनसे अपने पॉलिटिकल पार्टी से भी मीटिंग कर चुका हूँ, वो भी यूनानिमस सेंस में कि वी आर अगेंस्ट इट। तो हम प्राइम मिनिस्टर से टाइम मांग रहे हैं, उनको जाके मिलेंगे, और उनको कहा अकाली दल को छोड़ के, क्योंकि वो तो BJP वालों के साथी हैं गवर्नमेंट में, वो तो उनकी बात करेंगे, लेकिन उनको छोड़ के सारी पंजाब यूनाइटेड है कि हमारे किसान खत्म हो जाएंगे, और हम PM को मिलके ये बात समझाएंगे। बिल्कुल। लद्दाख में भारत चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय जवानों की जान जाने पर आपने कहा था कि अगर वो हमारा एक जवान मारते हैं तो हमें उनके 5 जवान मारने होंगे। क्या लगता है आपको, चीन को सबक सिखाने के लिए केंद्र सरकार को और क्या कदम उठाना चाहिए? आप आर्मी और इसके सामरिक महत्व और उसकी ताकत को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत डीप स्टडी है आपकी, आपका क्या सुझाव रहेगा? आप क्या करना चाहेंगे अगर आपसे सुझाव प्रधानमंत्री मांगते हैं तो? देखिए, बात यह है, अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देख लो जी, चाइना दिन पर दिन हमारे पे छा रहा है। पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1962 से, जो हमारे पाकिस्तान POK में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ इलाका उन्होंने चाइनीज को गिफ्ट कर दिया, जो हिंदुस्तान का था, शख्स वैली।
ठीक है जी, सक्सम वैली। उसके साथ अक्साई चीन लेके चाइना बैठ गया। उसके साथ क्लेम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का हिस्सा कोरिकला एंड शिपकिला। फिर बाराहोटी दे आर क्लेमिंग इन यूपी। उसके बाद आप नीचे चले जाओ, दे आर क्लेमिंग दोकलम इन सिक्किम। फिर नथुला पास, चोला पास, जेलपला पास, जेलपला तो उनके हाथ में है। एंड फिर आप दोकलम, अभी दोकलम हुआ है। एंड देन लुक एट फ्रॉम 1962 थागला एरिया, तवांग का एरिया, सब वो लेके बैठे हैं। एंड यू गो राइट डाउन टू द एक्सट्रीम राइट, इट इज अपना वालांग एरिया में बैठे हैं। तो दिन पर दिन ऐसे काटते जा रहे हैं। एंड इफ वी आर गोइंग टू ऑलवेज स्टार्ट टॉकिंग, कब तक हम बात करेंगे? तो थोड़ा बहुत तो बल दिखाना पड़ेगा आपको। अगर इफ यू कैन यूज योर डिप्लोमेसी, बाय ऑल मीन्स यूज इट। बट जब जब हमने यूटिलाइज की थी 1962 तो पहले के हिंदी चीनी भाई भाई, उन्होंने दिखा दिया कि भाई भाई का क्या है। अब हम फिर कह रहे हैं बड़ी प्यार से हम मिल रहे हैं, ये गवर्नमेंट मिली है उनको, और दिखा दिया उन्होंने कि क्या किया। दोकलम में पहले घुस गए और कुछ दिनों बाद इधर आके गलवान में घुस गए, और इनका इंटेंट बड़ा सीरियस है। अगर आप देखें दी ओल्ड 1947 का कश्मीर का नक्शा, वो उधर से चले जाओ आप, एंड यू गो राइट टू द एक्सट्रीम, कोई जगह हिंदुस्तान में नहीं है इस जहां से वी कैन बी इफेक्टिवली ऑपोजिशन टू चाइनीज फोर्सेस, एक्सेप्ट सोल्टोरो रिज। सोल्टोरो रिज में सियाचिन आता है, उसके बाद एक गैप है, गैप के बाद फिर अक्साई चीन आ जाती है। वो गैप है दौलत बेग ओडी। तो इनकी सोच कुछ और है, नॉट स्मॉल बॉर्डर क्लैशेस। उनकी गलवान में जो बिल्डअप हो रही है, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग मेजर, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कुछ करना चाह रहे हैं। एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बात को देख रही है, लेकिन हमारी फौज जरूर देखती होगी। एंड हमारी फौज जरूर, वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी, कुछ ना कुछ उन्होंने तैयारी की होगी। लेकिन ये बात रोकनी पड़ेगी। ये नहीं कि हमारे किसी कर्नल को मार दें, हमारे 20 जवान मार दें। 5 तो मेरे जवान मरे हैं उसमें पंजाब के, लेकिन मेरे जवान कहीं भी हो, मेरे हिंदुस्तान की फौज के जवान हैं, चाहे बिहार के हो, नहीं कहीं भी हो। बिल्कुल, मुझे दुख होता है जब ये हमारे जवान मरते हैं। एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई एज अ सोल्जर डू नॉट एक्सेप्ट इट, और मेरा अगर कोई फौजी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि ऐसे होता रहे। बिल्कुल। कैप्टन साहब, इस समय कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी पे जिस तरीके से हमलावर है, भारत चीन के बीच जो तनाव बढ़ा है सीमा पर, उसको लेकर के आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को इस समय प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर होने के कारण, या जो है सेना पर सवाल उठाने की जगह, ये टाइम है कि इस मुद्दे पर बात न करके, महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें, ये सब विपक्ष का एक सकारात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल होता है, उसको करना चाहिए। लेकिन जब सीमा पर विवाद हो तो इस तरह की बातें आपको लगता है कि जायज़ हैं? देखिए, जब कभी कोई ऐसी बात होती है, ऑपोजिशन पार्टी सपोर्ट करती है। जब कारगिल में हुई, सपोर्ट की हमने, वाजपेयी जी थे तब। जब यहाँ पुलवामा और वगैरह इस एरिया में हुआ, कांग्रेस पार्टी ने कहा हम पूरी सपोर्ट गवर्नमेंट को देते हैं। अब भी कांग्रेस पार्टी ने कहा हमारी पूरी सपोर्ट है गवर्नमेंट को टू हैंडल दिस इन व्हिचएवर वे दे थिंक प्रॉपर, जो अभी गलवान वैली का हुआ है। लेकिन और बातें उठानी होता है, हमारी ड्यूटी है एज एन ऑपोजिशन पार्टी कि जो बातें हम समझते हैं कि उनको उठा के वो गवर्नमेंट के थिंकिंग पे कोई असर पड़े, वो तो हमारी ड्यूटी बनती है। एंड जो हम करते हैं, इट इज नॉट टू से कि कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही ऑन द इशू ऑफ डीलिंग विद गलवान एंड डोकलम एंड दिस जो अपना दौलत बेग ओल्डी वगैरह, वो तो हम टोटली उनके साथ हैं उस पर। आई थिंक हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी कर दिया कि गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट है इस पर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शायद कैप्टन साहब राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमें बीजेपी सरकार पर जमकर हमला करना है, हमलावर होना है, इस तरह की रिपोर्टें मीडिया में आई थी। उनका कंसर्न क्या था? जाहिर सी बात है कि उस टाइम पेट्रोल डीजल की बात नहीं थी, उस टाइम ये सीमा पर झड़प था, चीन जो है आगे बढ़ रहा था और हमारे सैनिक मारे गए थे, उनके भी सैनिक मारे गए थे। और उसके तुरंत बाद जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शायद राहुल गांधी जी ने बात कही थी, इस बारे में राहुल जी ऐसी कोई उनकी सोच नहीं थी। देखो, एज फार एज दी मिलिट्री एस्पेक्ट इज कंसर्न एंड ये चाइनीज की ऑक्यूपेशन का जो कंसर्न है, एवरीबॉडी, मैंने राहुल जी की स्पीच सुनी है, वो सब कह रहे हैं हम डॉक्टरी गवर्नमेंट के साथ हैं। इसका एक तो ये बात है। जहां तक हमारी दूसरी बातें हैं, इकोनॉमिक इश्यूज और ऐसी इश्यूज, कोविड का हैंडलिंग या कुछ ऐसी, वो तो अब सारी ऑपोजिशन का काम ही यही है। अब मेरे पास सारी ऑपोजिशन पंजाब में आई है, ऑपोजिशन पार्टीज, अकाली दल और बीजेपी को छोड़कर, सीपीआई, सीपीएम वगैरह सारे मेरे पास आए थे। हम एक इशू पे ऑन कोविड
एंड ऑन दिस जो ऑर्डिनेंस आ रहे हैं हम एक साथ हैं, लेकिन पॉलिटिकल सोच तो हमारी अलग अलग होती है। दूसरे इश्यूज पे वो उनकी कुछ सोच होगी, उसकी किसी और की सोच होगी। तो दैट इज पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। वो ऐसे मत कोई सोचे कि कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट को नहीं सपोर्ट कर रही है ऑन द चाइनीज इशू। बिल्कुल। आगे बढ़ रहे हैं। आपने सभी सरकारी विभागों से खर्च को तर्कसंगत बनाने को कहा है। कोरोना संकट में राज्य के राजस्व में लगातार कमी आ रही है। क्या अनुमान है कोरोना संकट में पंजाब को? एक मोटा मोटा आंकड़ा आपने बताया कि 30,000 करोड़ का टोटल नुकसान हुआ है। ये 30,000 करोड़ का जो गैप है कैप्टन साहब, ये पंजाब की तरक्की को किस तरीके से रोक रहा है? डेफिनेटली रोक रहा है। हमारे पास तो पैसा नहीं है। पहले ही हम, आपको मालूम है कि हमारा पहला, जब मैंने टेक ओवर किया है, कि 2 लाख करोड़ का तो हमारा डेट था, और वो डेट सर्विसिंग भी हमने करनी है। उसके अलावा हमारे बाकी गवर्नमेंट को भी चलाना है हमने। अगर मेरा एक रेवेन्यू 30,000 करोड़ का घट गया तो हाउ डू आई रन द स्टेट? मैंने तनख्वाहें देनी है, मैंने गवर्नमेंट को चलाना है, 81,000 पुलिसमैन की तनख्वाह देनी है मैंने, बाकी हमारे पीसीएस हैं, हमारे बाकी सर्विस ऑफिसर्स हैं, सब पूरी गवर्नमेंट है। इट कम्स टू अ वेरी हाई फिगर। एक तो सैलरीज हैं, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट को चलाना आसान नहीं। पीडब्ल्यूडी हैज टू कंटिन्यू वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हैज टू कंटिन्यू, पुल बनाने हैं, सड़कें बनानी है, ये सारा कुछ तो यही है। यही तो मेरा आज झगड़ा था, क्योंकि मंडी बोर्ड का पैसा लगता है वही जो गांव वाली सड़कें उनको बनाने के लिए। अगर आप मंडी बोर्ड ही मेरा खत्म कर दोगे तो मैं सड़क कैसे बनाऊंगा गांव में? बिल्कुल। दीज आर इश्यूज दैट आर देयर कि इसका इकोनॉमिक इफेक्ट तो बड़ा मेजर पड़ेगा हमारे पे। 30,000 इज नॉट स्मॉल अमाउंट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखो, पंजाबी बड़ा एंटरप्राइजिंग है, एक तो मैं कह देता हूँ आपको। तो आज हमारे चल पड़ी, इंडस्ट्री चल पड़ी, एकदम चल पड़ी। किसी ने कुछ नहीं मांगा मेरे से, किसी ने भीख नहीं मांगी मेरे से, या कहा कि मुझे पैसे दो कि मैं अपने इंडस्ट्री को चलाना चाहता हूँ, अपने आप उन्होंने चला दिए। और है मुश्किल। पहले तो उन्होंने रॉ मटेरियल मंगाना है, फिर इसको मैन्युफैक्चर करनी है, उसके बाद मार्केट देखनी पड़ी। इंटरनेशनल मार्केट जहाँ हमारे जाते थे, वो तो आधे तो आप ही लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, एंड उनकी पता नहीं इंडस्ट्री कितनी चल रही है कितनी नहीं। सो इट्स अ ग्लोबल इशू पे हमने उसका सामना करना है, एंड पंजाब इज डूइंग एज बेस्ट एज वी कैन। आज एक अच्छी बात हुई कि हमारा रिकॉर्ड गेहूं की फसल हुई। दैट इज वन थिंग। जो 60% जो हमारे लोग रहते हैं गांव में, उनको ये फायदा बहुत हुआ है। इट इज 127 लाख करोड़ टन हमारी गेहूं हुआ, विच इज क्वाइट लॉट। आई थिंक इट वाज 90 हमारे सामने 130 lakh. No, 136 was this, the amount. 26,000 crores it amounted to, जो लोगों रूरल सेक्टर में किया है। सो रूरल सेक्टर में 26,000 करोड़ जाना कोई छोटी बात नहीं। नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगला सवाल आपसे ले रहा हूँ, आपको जाना भी है, इसलिए आपको 2-3 सवालों के बाद बिल्कुल मैं आपका समय नहीं लूँगा। नो प्रॉब्लम जी। क्या आर्थिक तंगी की इस स्थिति में किसानों को बिजली की सब्सिडी जारी रहेगी? क्योंकि एक ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है कैप्टन साहब। आज हम इस बिजली एक्ट को अपोज कर रहे हैं, जो आज अमेंडमेंट इन्होंने अपना अमेंड करना है बिजली एक्ट को। ये फिर वही बात होगी ना, जो हमारी पावर थी टू जनरेट एंड हैंडल इलेक्ट्रिसिटी, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेना चाहती है, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताएगी कि हम कितना बिजली देंगे, कितना रेट आपका टैरिफ लगेगा, कितना डोमेस्टिक, कितना इंडस्ट्रियल, कितना एग्रीकल्चर। हमारे पास छोड़ेंगे क्या? फिर आपने फाइनेंशियल पास ले लिए, आपने इंडस्ट्रियल, यू स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग, एग्रीकल्चर पास यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम अस। आप फैसला करते हो क्या होता है क्या नहीं होता। अब बिजली भी आप कर रहे हो, तो मेरे पास क्या रहेगा बताओ? मेरे पास एवरी गवर्नमेंट, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास। तो दिस इज माय वरी कि आज जो आप कह रहे पूछ रहे हैं कि बिजली का जो प्राइस आएगा किसानी को क्या करेगा। अभी तक तो किसानी को मुफ्त मिल रहा है, मुफ्त बिजली हम दे रहे हैं फॉर उनकी फसल के लिए, नॉट फॉर द डोमेस्टिक। जो उनके घरों में बिजली है वो तो पे करते हैं, लेकिन जो अपनी फसल में बिजली लगाते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, वो मुफ्त का है। इन्होंने उसको लगा देना उस पे। कैप्टन साहब, नए हालात के मद्देनजर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर गैर वित्तीय सहायता समेत 80,845 80,845 करोड़ रुपए की
आर्थिक मदद मांगी। इस संबंध में केंद्र की ओर से आपको कोई आश्वासन मिला? किसी ने ये कहा कि आपका पत्र मिल गया, इस पर विचार हो रहा है? नहीं नहीं, नथिंग हैज, नो कोई आंसर हमें नहीं मिला। लेकिन वो हमने कहा है कि दिस इज द टोटल लॉस टू द स्टेट, नॉट ओनली टू द रेवेन्यू लॉस ऑफ 30,000 करोड़ विच आई एम हैविंग, बट इंडस्ट्री को चलाना है। वी वांट मोर पावर की पोजीशन जो ठीक करनी है, जो आज डेवलपमेंट स्टेट्स के हो रहे हैं, उन सबको चलाने के लिए हमें और चाहिए होगा। बिल्कुल। बट अभी तक कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई जवाब नहीं आया। जाहिर सी बात है कि जब आपने टेक ओवर किया था तब जो है अकाली दल ने जिस तरीके से स्टेट में करप्शन फैलाया था, उसको लेकर के आपने बहुत जोरदार आवाज़ उठाई थी। शिरोमणि अकाली दल गन्ना किसानों का 383 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान नहीं हो पाने को मुद्दा बना रही है। इस संबंध में निजी चीनी मिलों को कोई निर्देश दिए गए हैं क्या? 383 करोड़ बड़ा छोटा रकम है, लेकिन इस समय भी ये रकम बड़ी लग रही है। दो किस्म की है। एक तो जो हमारे हैं कोऑपरेटिव मिल्स, एक है प्राइवेट मिल्स जी। प्राइवेट मिल्स का भी पेंडिंग बहुत पड़ा है और कोऑपरेटिव मिल्स का भी पड़ा है। उसमें से हमने, मेरा 300 करोड़ था कुछ कोऑपरेटिव मिल्स का, उसमें 150 करोड़ हम दे रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से फ्रॉम द बजट, और 150 करोड़ हमने कोऑपरेटिव महकमे को कहा है कि आप हैंडल करो उसको और आप अपनी तरफ से करो। वी हैव ऑलरेडी इनफैक्ट इस 150 करोड़ से हमने दे दिए। अब बाकी वो कोऑपरेटिव अपने डिपार्टमेंट अपना रेज कर लेगा। जहां प्राइवेट है उन पे भी मैंने दबाव डाला है कि बिफोर सो एंड सो डेट आपको ये शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो अभी लोग कैसे चलेंगे, कितनी देर अपने बैठेंगे विदाउट मनी। बिल्कुल। प्रवासी मजदूरों के पलायन और घर वापसी के बाद पंजाब में कृषि कार्य पर कितना असर पड़ा है और इसके लिए क्या कुछ सरकार करने के बारे में सोच रही है? क्योंकि एक बड़ा अजीब सा भारत पाकिस्तान के बंटवारे टाइप का नज़ारा हो गया था उस वक्त। नहीं, ऐसी बात, देखो हमारे जो प्रवासी आते हैं यहाँ, वो तो एक पंजाबी बन गए, क्योंकि कई बड़े बड़े सालों के लिए यहाँ सभी पंजाबी बोलते हैं जो आके रहते हैं। एक बार ये जो कोविड का डर आ गया था ना, और सब घबरा गए, सभी घबरा गए थे इसमें, और कई प्रवासियों ने कहा हम अपने एक बार घर तो जाए, तो ट्रेन वो प्रॉब्लम आती कि कैसे जाते। तो हमने तकरीबन 400 ट्रेन की, 5,60,000 हमारे प्रवासी चले गए। हमारे 13 लाख के करीब प्रवासी थे, उनमें से 5,60,000 हमने वापस भेज दिए। और अब बात ये बन रही है उल्टी, मुझे सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि जी आप ट्रेन भेज दो, हम वापस आना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ट्रेन थ्रू नहीं हम भेज सकते, आप आ जाओ। बट इंडस्ट्री हमारी और हमारे किसान भी उनको लेके आ रहे हैं। बिल्कुल। एंड पीपल आर कमिंग बैक, आ जा रहे हैं वापस। आपके शासनकाल में पंजाब में नशे की समस्या पर काफ़ी हद तक आपने काबू पा लिया, पूरे देश ने इसको देखा। नशा माफियाओं पर भी आपने कड़ी कार्रवाई की। हालांकि पाकिस्तान की ओर से की जा रही नशे की तस्करी पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है। इसके पीछे क्या मौजूद कारण है कैप्टन साहब? मनी, पैसा जो ड्रग मनी है ना, ड्रग मनी थोड़ी एक बड़ी स्ट्रांग, बहुत बड़ी मनी होती है इसमें, ड्रग्स में। और ये पाकिस्तान करप्ट आज इसमें तरीके बड़े भाग, देखिए कश्मीर में कितनी फौज है, लेकिन उड़ी एक रूट है, उड़ी में जिससे ज्यादा उधर फौज है। बाकी हमारे अब इसमें ले आने लगे, ड्रोन्स में ले आने लगे, क्रॉसिंग रावी वगैरह वो भी आने लग गई। फिर हमारे कांडला पोर्ट वगैरह में हमने पकड़ लिए कुछ। यहाँ से वागा में वो उस जो पत्थर की वो नमक आता है ना, उसमें उन्होंने बोरियों में करके यहाँ भेजे, 500 किलो तो इधर पकड़ा। तो ये तो हम पूरा रख रहे हैं। वन गुड थिंग इज हैपनिंग, जो हम अपने जो सेंटर्स वगैरह चला रहे हैं फॉर डी एडिक्शन सेंटर्स, वो अब भरने लग गए। पहले हमारे गवर्नमेंट के डी एडिक्शन सेंटर में कोई आता नहीं था, अब सारे आते ही हमारे सेंटर्स में है। तो एक डी एडिक्शन भी हो रही है और हम पुलिस में बड़ी सख्ती कर रहे हैं, बहुत सख्ती। रोज आज भी सीआरपी ने 11 किलो हेरोइन पकड़ी है किसी बॉर्डर पॉइंट पे। तो ये हम पूरी रख रहे हैं। हेरोइन मेन हमारा है, और अदर जो अफीम वगैरह होती है जो होती है, बट कंट्रोल बहुत हुआ। और उसका ये मालूम ऐसे हुआ कि आज मार्केट की जो प्राइस है, स्ट्रीट प्राइस, इट हैज गॉन अप 4 times, विच मीन्स अवेलेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल डिमांड ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी नहीं है। डिमांड ज़्यादा है। इसके लिए आपको
खास तौर से बधाई कैप्टन साहब, जिस तरीके से युवाओं का जीवन पंजाब में दांव पर लगा था, आपने एक अपने सुशासन से एक नई दिशा दी है और एक नई उम्मीद जगाई है। कोरोना संकट में ऑनलाइन एजुकेशन तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि गरीब विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है। क्या भारत जैसे देश में ऑनलाइन एजुकेशन, क्लासरूम एजुकेशन का विकल्प बन सकता है? क्योंकि आप बहुत अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रोग्रेसिव इंसान हैं, आपको क्या लगता है कि यह विकल्प बन पाएगा हमारे जैसे देश में? नहीं, हो जाएगा। देखिए, अभी भी मैंने प्रॉमिस किया था पिछले इलेक्शन में, और हमने ऑर्डर कर दिए थे टेलीफोन से। मेरे 50,000 तो पहुंच गए, और इनके चंडीगढ़ के गोडाउन में, कंपनी के गोडाउन में है, और 50,000 उन्होंने मुझे देना है अपने जुलाई में। और ये हमने रखा है अपनी लड़कियों के लिए, 11वीं और 12वीं लड़कियों के लिए, ताकि उनको हम पहले दें। और उनके पास होते नहीं थे। लड़का, जब कोई घर में कोई लड़का हो लड़की हो तो लड़के को दे देते हैं, लड़की को कुछ नहीं देते। तो मैंने ये रखा कि पहला प्रायोरिटी हम लड़की को देंगे उस टेलीफोन पे। लेकिन ये तो सेकेंडरी बात है। पहली बात तो ये है कि जो हम मैसेजेस भेजते हैं, उनके पास जो है ना टेलीफोन, हमारे जैसे टेलीफोन तो नहीं है, वो तो बेचारे को मैसेज उनको मिलता ही नहीं। और जहाँ ये पकड़े जाते हैं और नॉट वेयरिंग मास्क, मेनली गरीब जनता पकड़ी जाती है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है मास्क खरीदने को। तो मैंने आज अलर्ट कर दिया कि वी आर गोइंग टू गिव एवरी डीसीज, लाखों में देंगे ये मास्क, ताकि जो भी गरीब जनता वहाँ घूम रहे हैं उनको सबको मास्क दें, ताकि वो धोने वाले मास्क जो धो के फिर डाल सकते हैं। तो वो शुरू हमने आज से कर दिया। एवरी डीसी विल हैव दिस। 2 आखिरी सवाल सर। एक सवाल कि पंजाब का जो इंडियन डायस्पोरा, जो पंजाब पूरी दुनिया में छाया हुआ है, इस कोरोना महामारी में बहुत सारे लोग विदेशों से अपने अपने तरीके से, वंदे भारत मिशन से, कोई टाइम रहते आ गया, कोई वंदे भारत मिशन से आया। पंजाब में जो फॉरेन करेंसी आती थी, जो लोग वहाँ से अपने यहाँ रहने वाले लोगों को पैसा भेजते थे, वो भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है पंजाब में। कोई अनुमान कि कितना नुकसान उसमें हुआ, कितने लोग आ गए घबरा के जल्दबाजी में? नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, पहले हम जो शुरू में हुआ, 1,43,000 हमारे लोग आए थ्रू अमृतसर, मोहाली एंड पालम एयरपोर्ट, ये 3 दिल्ली में से। उसके बाद वही डिमांड आने लगी उन मुल्कों से और उनकी एम्बेसीज को कि हमें वापस कोई अरेंजमेंट किया जाए। तो यूके, कनाडा, आई थिंक अमेरिका, सब अमेरिका नहीं, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने अरेंजमेंट की यहाँ से, और यहाँ से अपने जो उनके रहने वाले हैं हिंदुस्तानी पंजाबी, उनको लेके वापस चले गए। मेरा ख्याल यूके में ही कोई 14-15 जहाज तो इधर से गए होंगे। तो पीपल वापस जा रहे हैं और अपने घरों में रह रहे हैं। इसके बावजूद कि वहाँ इतनी कोरोना फैली हुई है, दे वांटेड, वापस जाना चाहते हैं। तो जा रहे हैं। वापस कितने चले गए ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन इधर डेली वी आर गेटिंग रफली ऑन दिस वाघा बॉर्डर से जो आते हैं, तकरीबन 6,000 गाड़ी क्रॉस करती है और 12,000 ट्रक क्रॉस करते हैं। तो अगर 12,000 वाघा बॉर्डर, सॉरी जिनसे शंभू, वाघा बॉर्डर, नो शंभू बॉर्डर, शंभू बॉर्डर विच यहाँ पर दिल्ली का बॉर्डर है ना जहाँ, उसमें से हमें रफली 12,000 ट्रक। अब 2 आदमी भी ट्रक में हो तो 24,000 हो गए। अगर 3 आदमी गाड़ी में हो 18,000 हो गए। 40,000 तो डेली आ रहे हैं हमारे दिल्ली से। और दिल्ली बड़ा इस वेले भयानक सॉर्ट ऑफ हालात बने हुए हैं वहाँ। तो फिर भी पंजाबी हैं, अगर आना चाहते हैं तो आए। पर लकीली हमारा फिगर्स नहीं बढ़ रहे, आपका इसके बावजूद के टेस्टिंग बढ़ रही है हमारी। जी, आपका एक बढ़ तो रहे हैं, लेकिन इतनी बढ़ नहीं रहे कि कोई खतरनाक तौर पे हम या कोई हमें कोई इतना घबराहट की कोई बात है। आई थिंक पंजाब आज हिंदुस्तान में हमारे साइज के मुताबिक हम वी आर वन ऑफ द लोएस्ट। हरियाणा हमारे से डबल है। जी, आपके एक निर्णय की देश में और चर्चा है कि इस समय पंजाब के डीजीपी जो बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं, और जाहिर सी बात है कि पंजाब की चीफ सेक्रेटरी श्रीमती विनी महाजन को पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग आपके इस निर्णय की बहुत तारीफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट एक ही परिवार के बजाय किसी और को दिया जा सकता था। तो प्रदेश में 2 सर्वोच्च पद हैं जो एक ही परिवार में अब आके लाई डाउन हो गए। मैं तो इसका आई डोंट बिलीव इन दिस, आई बिलीव इन एबिलिटी।
ये नहीं मैं बिलीव करता, कोई कहता कि किसी सिख को लगाना चाहिए था, कुछ लगाना था, ये बातें बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ। फैक्ट इज वेरी मच, दोनों ऑफिसर्स हमारे जी पुलिस में भी इस बार एक आदमी इम्पैनल हुआ था, हु वाज दैट, मिस्टर दिनकर गुप्ता। बिल्कुल। IAS में एक इम्पैनल हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, विनी महाजन, मिसेस विनी महाजन। यस। बोथ आर, तो अगर हस्बैंड वाइफ है वो हमारी, उनकी गलती तो नहीं कुछ, कि उनकी एबिलिटी की गलती तो नहीं कुछ, नहीं बिल्कुल नहीं, एबिलिटी उनकी है। एंड आई थिंक वी हैव गॉट अ गुड सेट, बोथ पंजाब के DGP एंड चीफ सेक्रेटरी आउटस्टैंडिंग लोग हैं, और जरूर पंजाब का फायदा होगा इसमें। आपकी बात से मैं भी 100% सहमत हूँ। जाहिर सी बात है कि योग्यता हमेशा प्रिवेल करनी चाहिए, टैलेंट, और जाहिर सी बात है कि आदमी का कंडक्ट, उनकी अपराइटनेस, ये सारी प्रिवेल करनी चाहिए। इसके लिए भी आपको सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से बधाइयाँ कैप्टन साहब। एक आखिरी सवाल कि फिर से चर्चा चल रही है, चूँकि आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, कि राहुल गांधी फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान संभाल सकते हैं, आपका क्या कहना है? बिल्कुल 100% संभाल सकते हैं। मैं तो जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था, मैं तो उनको अपोज किया है। मैंने कहा बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हो, दिस इज नॉट राइट। देखिए, एवरीवन लर्न्स। अब हम जब मैं गवर्नमेंट में आया था, मुझे क्या मालूम था कि क्या होता है गवर्नमेंट में। ये तो जब आहिस्ता सीखते हैं। मैं पहली बार मिनिस्टर बना हूँ 85 में, मैं कभी मिनिस्ट्री में तो आया नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था कैसे गवर्नमेंट चलती है। आहिस्ता सीखने, वो भी सीख जाएंगे। ही इज कम इनटू द पॉलिटिकल लाइफ एज पार्टी प्रेसिडेंट। जो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, वॉज वेरी पॉजिटिव, ऑलवेज बड़ी पॉजिटिव तरीके से बात करते हैं। एंड आई थिंक वो बड़े अच्छे एक प्रेसिडेंट बनेंगे। तजर्बा आ जाएगा, टाइम बताता है, सब ये सारी चीजें टाइम बदलता है, तो ही विल बी अ गुड प्रेसिडेंट। और मुझे अफसोस है कि उन्होंने रिजाइन कर लिया, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझ के रिजाइन किया, बट दैट हैपेंस। देखिए, मैं आज 8वीं बार शायद इलेक्शन में जीता हूँ, लेकिन 3 बार हरा भी, तो व्हाट। जब हार के घर तो नहीं बैठना, हार के फिर लड़ाई में आ जाते हैं। बिल्कुल। और कभी सो वंस यू लूज डजंट मीन दैट यू गिव अप, यू मस्ट बी देयर। एंड मैं तो उसी दिन कहा था उनको, एक गलती कर दें आप, दिस इज नॉट राइट। कैप्टन साहब, सहारा न्यूज़ नेटवर्क के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। तो दर्शकों, आप देख रहे थे पंजाब के कद्दावर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को, जिस साफगोई से वो बात करते हैं और जिस दमदारी से बात रखने का उनका लहजा और अंदाज है, भारतीय राजनीति में उसको सभी जानते भी हैं और समझते भी हैं। तो हस्तक्षेप के इस स्पेशल एडिशन में हमें यहीं दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर हो रहे हैं एक और स्पेशल एडिशन लेकर। तब तक हमारे साथ बने रहिए और रात 8 बजे हमारा रेगुलर बुलेटिन हस्तक्षेप देखना न भूलिए। धन्यवाद। सहारा प्रणाम।